हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था कि 1-2 दिन में जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाल दूँगा। चलिए करते हैं शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, ये आपका पड़ता है जयपुर में। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है RSSB। सीधी सी बात है, RSSB ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन सा एग्जाम है सर? प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026। हाँ जी, प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट क्या होता है? ये लैब असिस्टेंट पहले उसका देख लेते हैं। तो जो लैब असिस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है कि जो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 11th और 12th में अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें जो टीचर्स प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर लैब होती है। तो उस लैब के लिए एक असिस्टेंट रखा जाता है जो लैब की देखभाल करता है, या मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने में हेल्प करता है। कौन से प्रोडक्ट कम है, कौन से ज़्यादा है, मतलब पूरी वो लैब की देखभाल करता है, उसे बोलते हैं लैब असिस्टेंट। यह एक 4th ग्रेड की जॉब है भाई। तो चलिए करते हैं शुरू। क्या है इसमें सारी बातें? प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला कुल पद 804 पद हैं। कितने पद हैं टोटल हमारे पास? 804 हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर कितने कम पद, हमें तो एक ही चाहिए। 803 किसी और के लिए है, हमें सिर्फ एक चाहिए। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। तो ये अलग अलग विभाग होते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक की इसमें ग्रेड 3 की है 418 पोस्ट। किसकी? नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी की। और टीएसपी की है इसमें 82 सीटें टीएसपी की है, और नॉन टीएसपी की 418, कुल है 500। यानी कि सर्वाधिक पद यहाँ पर किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही दिए हैं, या शिक्षा विभाग ने दिए हैं। उसके बाद है कृषि विभाग। कृषि विभाग में कितने हैं? नॉन टीएसपी के लिए 32 है, टीएसपी के लिए कुछ भी पद खाली है, अभी मतलब कोई भी पद नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक, इसके 16 है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में एक, टोटल 17 पद। राज्य विधि विधान प्रयोगशाला, इसके अंदर फोरेंसिक विज्ञान इस आएगा। तो आपका प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा इसमें 31 सीटें हैं नॉन टीएसपी की, और फिर 2 सीटें हैं, फिर कनिष्ठ की 68 सीटें हैं। तो इसमें टीएसपी की कोई सीट नहीं है। इसके बाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में इसमें कितनी है? इसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की 13 सीटें हैं, और नॉन टीएसपी की नॉन टीएसपी की 13 है, और टीएसपी की 5 है। उसके बाद में आप देखें आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, यानी कि भूगोल की 117 सीटें हैं। कितनी है? 100। भूगोल विषय की 117 है, किसमें? नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में कितनी है? 19, और टोटल 136। तो कुल सीटें होगी हमारी 804। ठीक है जी, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब यहां पर इसने दिया है कि आपके लिए इन विभागों से डिमांड आई है। ये विभाग होते हैं जो आपकी भर्ती, यानी कि यहां पर आपको इसमें से किसी एक विभाग में आपको ज्वाइन करवाई गई है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ग्रेडों एवं आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका चयन होगा, एक तो मेरिट, और एक आपने जो प्राथमिकता जिसको दी है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अन्य अभ्यर्थी ऑनलाइन ध्यानपूर्वक विभागों को प्राथमिकता क्रम भरे, इसके बाद प्राथमिकता क्रम में कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार आपने जो प्रेफरेंस भर दी है तो उसको ध्यान से भरना, उसके बाद में आपका कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल केवल कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए, यानी भूगोल है, भूगोल विषय का लिए जो लैब असिस्टेंट रखे जाएंगे वो सिर्फ कॉलेज शिक्षा विभाग ही रख रहा है। इसके लिए आवेदन आपके ऑनलाइन, इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन अलग से भरना होगा, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कहां से भरनी है ये आपको एसएसओ से पता ही है, इसमें कोई वो बात नहीं है। एसएसओ को आपने ओटीआर कंप्लीट करना है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में देना है।
इस निर्देशन विज्ञप्ति सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी इन दस्तावेज भली भांति अध्ययन करके ही ऑनलाइन आवेदन दें। आपने जो डिजी लॉकर सुना होगा, यानी कि इस बार क्या होता है, आरएमएस में बोल दिया है कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पहले अपलोड किए जाएंगे, वहां से डिजी लॉकर से वो डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स उठाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो या अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सही सटीक संपूर्णतः पूरा ध्यानपूर्वक चेक करके ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन करने से पूरा अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति के नियमों के अनुरूप है, मतलब कि आपको पहले चेक करना है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है क्या जो आपसे मांगी गई है। यानी कि उन्होंने बोला है आपके पास 12th होनी चाहिए, आपके पास से ये सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर वो आपके पास है तो ही आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, अदरवाइज आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको ओटीआर करना है और ओटीआर करने के बाद में आपको सारा डाटा अपना चेक करना है। अब ये देखो, आवेदक अपने स्वयं के एसएसओआईडी से फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, दूसरे के एसएसओआईडी से आपको फॉर्म मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, ये इनके मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप सारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है। ठीक, और ये ओटीआर ई मित्रा से भरा जाएगा। देखो, अगर कोई बच्चा पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, जो पहली बार ओटीआर कर रहा है, तो उसके लगेंगे 600 रुपये। कौन सी? अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और जो उनके समान जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लगेंगे 600 रुपये पहली बार ओटीआर करने से या पहली बार एसएसओआईडी पे फॉर्म भर देंगे। और अनदर जो है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन के लगेंगे 400 रुपये और समस्त दिव्यांग हेतु 400 रुपये। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो आपके 400 रुपये लगेंगे ओटीआर करने के। एक बार आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओटीआर दोबारा शुरू नहीं होगा, आपने ओटीआर कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ऐसे अब यहाँ पर एक बात और लिखी है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में देनी है। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है, यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान राज्य के अन्य किसी भर्ती परीक्षा एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च से आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता, यानी कि एक वर्ष के अंदर आप अगर किन्हीं भी 2 परीक्षाओं फॉर्म आप भर देते हो और एग्जाम हॉल में आप नहीं बैठते हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात ओटीआर सुविधा को प्रतिबंधित या ब्लॉक कर दिया जाएगा। साफ साफ बोला है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको एग्जाम देना है। अगर आपने एक साल में 2 एग्जाम मिस कर दिए, यानी कि फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने कोई कारणवश आप नहीं पहुंचे, तो आपकी ओटीआर ब्लॉक कर दी जाएगी, आप दोबारा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी, अगर आपको एक बार आपकी आईडी ब्लॉक होगी तो आपका शुल्क लगेगा 750 रुपये, यानी कि आपको दोबारा ओटीआर करने के लिए आपकी इतनी पेनल्टी आपको लगेगी। रुपए देकर ना एक बार पंजीकरण पुनः चालू करा सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष के दौरान 2 भर्तियों में उपस्थित हो जाता है, उसके आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रतिबंध ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस सभी उपलब्ध होगी जब आपको 1500 रुपये। यानी कि पहली बार आपने क्या किया कि आपने 2 फॉर्म भर दिए या कोई भी 2 एग्जाम एक साल में नहीं दिए, तो दोबारा आपको ओटीआर अपने वो क्या करेंगे, आपकी ओटीआर ब्लॉक कर देंगे, यानी कि आपकी एसएसओआईडी ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको उसको चालू करवानी होगी तो आपको लगेंगे 750 रुपये। चलो, आपने 750 रुपये भर दिए, दोबारा से फिर आपने वही गलती की, अगली बार आपकी ओटीआर ब्लॉक होगी तो आपके लगेंगे फिर 1500 रुपये। ठीक है, और इसके बाद उपयुक्त बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब आपको बताया है कि प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला के रिक्त पदों का वर्गीकरण आरक्षण प्रकार किस प्रकार से है। तो हमें देखना है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जितने पद हैं उनकी अपने देखते हैं कि किस वर्ग को कितना कितना आरक्षण है, कैसे कैसे सारा सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से सीटें दी हुई हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये मैं अगर आपको सारा करवाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा सिस्टम हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए कुल 30% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 12% है, ओबीसी के लिए 21% है और एमबीसी के लिए 5% है और अन्य जातियों के लिए अन्य। ठीक है, ये अलग अलग आपको देखकर भरना है, आपका सीटों का आरक्षण दिया हुआ है। इसके बाद में प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा रिक्त पदों को वर्गानुसार आपका क्रम दिया हुआ है। ठीक है, आपका बैकलॉग एसटी, उसके बाद में
कुल 50%, SC का 5%, ST का 45%, निःशक्त जन कुल 4% है। ये आपकी अलग अलग सीटें इन्होंने बता दी हैं। फिर नॉन TSP की बता दी, गैर अनुसूचित क्षेत्र में इन्होंने बता दी इतनी इतनी सीटें हैं, ये आप अपना देख कर। कृषि विभाग से संबंधित ये आपको कृषि विभाग, अब आपको कृषि विभाग का बता दिया है, कृषि विभाग में इतनी इतनी सीटें हैं, ये आप सीटें थोड़ा सा देख कर करें। चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं बता पा रहा। ठीक है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज सीटें दी हुई है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। ये सारा इसको चेक कर लेना एक बार सीटों का। अपना जो ये PDF है, ये आपको अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में डाल देना सर हमें PDF प्रोवाइड करवा दो, तो मैं आपको PDF की पूरी की पूरी आपकी जो PDF है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी अलग अलग वैकेंसीज की हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करते समय अनुसूचित क्षेत्र का गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिकता देनी होगी। आपको पहले बताना होगा कि आप किस क्षेत्र से हो। अब आगे बात इन्होंने बोली है कि महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन, प्रयोगशाला बालक, सेवक के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण सहित हॉरिजॉन्टल होगा। इसके लिए हॉरिजॉन्टल आवेदन होगा, वो अपने नीचे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये सारी इन्होंने बातें बताई हैं। ठीक है, महिला से भराया जाएगा ये पत्र कि पात्रता उपयुक्त महिला अभ्यर्थी की उपलब्ध न होने की दशा में उससे इसी प्रकार की उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित के लिए आवेदन नहीं की जाएगी। विधवा आवेदन होने की स्थिति में विवाह संपन्न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र आपको ये सारा चीजें देखनी होगी। चलिए, अपने जो काम की चीजें वहां पर चलती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण वगैरह दिया है। ठीक है, ठीक है, ये आपके अंकों के बारे में बताइए। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना भाई, जो मैं काम की चीजें वो आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये खेल वालों के लिए है कि आपके पास क्या क्या खेल में होना चाहिए। ठीक है, इसके आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तभी आपको इनका आरक्षण मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान दिव्यांग अधिनियम 2018 के अनुसार उपनियम खंड 2 के अंतर्गत बैठक दिनांक 10/12/21 में लिए गए कार्रवाई के दौरान के 4 प्रशिक्षण अलग, यानी कि जो विशेष योग्य जन है उनको 4 प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है। दृष्टिबाधित के लिए LV अल्प दृष्टि, ठीक है, उनके लिए 1% का, DHH बहरा ऊंचा सुनने वाला, ठीक है, ये सारी आपको सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशी में डिस्ट्रोफी आदि निशक्तता है। ये सारे आपको यहाँ पर 1% का इनको आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, संस्कृत विभाग में इन्होंने भी सभी ने 1% का आरक्षण दिया है, सभी ने 1% का आरक्षण दिया है। ठीक है, यहाँ तक आरक्षण का लाभ दिया है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये सारा आपको विशेष दिव्यांगजन के लिए है। ठीक है, ऑनलाइन वही बात LDC में जो गाइडलाइंस थी दिव्यांगजनों के लिए जो मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ, सेम टू सेम वही सारा प्रोफॉर्मा है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर इसमें दे दिया पेमेंट का लेवल क्या है, तो सभी पे 8 का है। पे मैट्रिक्स लेवल 8 की ये आपकी है पोस्टेज। ठीक है, आपका होगा कुछ नहीं, बस इतना ही है कि एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु, अब देखो माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु अनिवार्य योग्यता राजस्थान आपके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता देखिए इन्होंने बोला है कि आपके पास 10th होनी चाहिए। पहले तो 10th के बाद तो होनी, ये तो होनी चाहिए, नॉर्मल बात है। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी में आपके पास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित, इनमें से आपके पास कोई भी होनी चाहिए। मोटी मोटी बातें इन्होंने बोल दिया कि आपके पास ट्वेल्थ में साइंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइंस होनी चाहिए। और ये सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोला है कि आपके पास साइंस होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने जियोग्राफी वालों ने कॉलेज शिक्षा विभाग में भर्ती निकाली है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कृषि विज्ञान वालों में क्या आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए कृषि विज्ञान के अंदर। ठीक है, संस्कृत वालों ने विकल्प विषय, गृह विज्ञान में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। बस ये सारा आपके पास RS देखिए यहाँ पर मांग लिया है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम एक विषय भारत में किसी भी राज्य के सरकार द्वारा संस्था पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। कॉलेज शिक्षा विभाग वालों ने बोल दिया है कि आपके पास संपूर्ण होना चाहिए। चलिए, भूगोल विषय के लिए क्या कहा है इन्होंने, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा तो जिन नियमों में
संबंधित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, वैसे ही भर्ती के लिए उस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन जैसे कि अपेक्षित योग्यता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना। यानी कि अगर आप उसके अंतिम वर्ष में हो, यानी कि आप 12th में हो और आपके 18 साल एज है, या मतलब जैसे भी आप एग्जाम में बैठ जाते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, नियमानुसार, गैर नियमानुसार नहीं बोल रहा मैं, नियमानुसार अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवाने होंगे। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और शासक क्वेश्चनों के माध्यम से चयन किया जाता है, ये अपने पीछे उसमें चर्चा कर चुके हैं। स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, चरित्र भी सही होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपको आयु सीमा क्या है, आयु होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष, इसके लिए आपके लिए होनी चाहिए। आयु की छूट है 5 वर्ष की महिला को भी और ST/SC वालों को भी, ठीक है, ये आपको छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए इसके बाद में और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मोटी मोटी चीजें। विवाह पंजीकरण होना चाहिए, परीक्षा आयोजन, ठीक है, परीक्षा आयोजन आपको पता ही है 9/5/26 को और 10/5/26 को। 9 को तो होगा भूगोल का और 10 को होगा साइंस का, 10 को होगा विज्ञान वर्ग का। तो एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। ये एग्जाम पैटर्न की हम बात कर चुके हैं हमारी पहली वाली वीडियो में, ठीक है, ये आपके पास सारा डाटा होना चाहिए। सिलेबस की हम बात कर चुके हैं और सीटों को आप देखकर भरना भाई। और देख लेते हैं, फोटो साफ दिखाई देनी चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं, इसमें कोई खास वो नहीं है। जो आपको अपने पीछे बता चुके हैं ना, वही सेम बातें यहाँ पर है जो मैंने आपको 4th ग्रेड जो आपकी LDC वाली विज्ञप्ति के बारे में बताया था ना, वो। अब श्रुत लेखन के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं कि क्या क्या श्रुत लेखन का होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, सर क्या इसमें करना है क्या नहीं करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसके बाद में जो चीज़ आपको नहीं समझ आए वो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, दिस क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स होगा आपका। कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। और सिलेबस मैंने आपको सिलेबस का हम चर्चा कर चुके हैं, ये देखो ये सिलेबस डाल दिया। फिर भी एक पर हल्का फुल्का सिलेबस देख लेते हैं भाई, क्या है। पेपर फर्स्ट में राजस्थान के इतिहास, सभ्यता, उपलब्धियां, प्रमुख राजवंश, स्थापत्य कला, स्मारक के लिए संरचनाएं, लोक देवी देवताएं, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण। फिर उसके बाद राजस्थान संस्कृति, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, रियासतें, 1857 का क्रांति, ठीक है, और भूगोल का ये सारा सिलेबस है। सिलेबस की हम चर्चा कर चुके हैं। जीव विज्ञान के सिलेबस की मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बाकी फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाना, और वीडियो का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा सारी बातों का, ठीक है। और आपका कितना भूगोल का भी बता ही दिया, यहाँ पर ये भूगोल का पाठ्यक्रम रहा। लगभग अपने कुछ टॉपिक तो हैं जो साइंस से ही हैं, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। जो साइंस वाले टॉपिक हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है कि सर आपने बोला था ये वो, तो मैं करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत। वही बात है, आपने क्या करना है, आपको ऑप्शन ABCDE मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो या आपको नहीं आता तो आपको E बोला करना है। अगर आप 10% से ज़्यादा बोलने का नहीं छोड़ देते हो, 10% से बोलने आप भरना भूल जाते हो या छोड़ देते हो, तो आपका एग्जाम नहीं माना जाएगा, यानी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको गोले करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ, जिन अभ्यर्थी द्वारा 10% अंक से अधिक प्रश्नों किसी 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट है, दूरभाष नंबर है, ये सारी उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इन्हें वैकेंसियों के लिए आपको बुलाया है, तो यहाँ पर अपनी ये बातें पूरी होती हैं। अब मैं आपको इसकी सारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्या है, कितने पद हैं आपके, 804। कौन कौन कर सकता है, विज्ञान और भूगोल, विज्ञान और भूगोल आपके लिए 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और क्या खास बात है इसकी, ये नॉन CET, यानी कि आपके पास अगर CET नहीं है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कोई भी RSCIT जो राजस्थान में चलता है, फेमस है, वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके सारे सही होने चाहिए, सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और क्या होगा, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है, 10% अगर वो निकाल नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में और बातें देखते हैं इसकी क्या है। तो इसकी जो फॉर्म फीस अगर पहली बार भरे हो तो 400-600 रुपये आपकी रहने वाली है। ठीक है, 27 तारीख से इससे फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27/1/26 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 9 और 10 मई को आपका एग्जाम है। 9 और 10 मई को आपका एग्जाम है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाना। मेरा चैनल है बायोलॉजी बाय नरेंद्र कुमार, और इसके साथ टेलीग्राम भी इसी नाम से है। अपनी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं तो आप क्लासेस के साथ ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। और इसके बाद में जो भी अब और इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जो बच्चे पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वो अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार रखें, एक तरह से अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट फिल करवाएं, एसएसओ अच्छे बढ़िया तरीके से एसएसओ बनवाएं। कोई भी उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुई तो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। जो बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है वो कृपया रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोई भी मतलब गलत तरीके से अपने आवेदन न करें, बाद में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। या तो फॉर्म भरना मत भरो तो एग्जाम जरूर देना, नहीं तो बाद में आपका एग्जाम के लिए आपको 750 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर दोबारा ये गलती दोहराते हो तो 1500 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है। और फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस की मैं साइंस की वीडियो बना चुका हूँ और ज्योग्राफी दोनों की मैं वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस की, और ये इसकी मैंने आपकी अलीपुर की जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो कि सर कौन से फार्म भरे कहाँ से न भरे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो यहाँ तक अपनी ये वीडियो को करते हैं कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।